मतलब जैसे में पूछे गए CSIR नेट में क्वेश्चन है जो कि 28 जुलाई जून 2025 में हुआ है। तो उसमें COB में क्या पूछा गया, जितने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। और OD में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे, और IE में, IE और COB का वेटेज सेम ही रहता है, 3 3 क्वेश्चन दोनों के पूछे गए हैं। और OD में शायद 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, PD में सेम तरीके से 4 to 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लगभग ये मान के चलिए 60 नंबर से 65 नंबर के बीच में सिर्फ अप्लाइड ठीक ठाक पूछा गया है, वो भी 4 से। जबकि हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस और मार्को चैन की भी कोई बात ही नहीं की, है कि नहीं। तो अगर ठीक ठाक से करके जाते तो बेटर था आपकी बार है कि नहीं। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि UXY अगर हमारे पास सोल्यूशन है कॉसी प्रॉब्लम का, ठीक है, और एक कॉसी प्रॉब्लम हमको दी गई है जहाँ पे x, 1 पे जो इनिशियल कर्व हमको दिया गया है वो ये है। अगर x को मैं यस मान लेता हूँ तो s, 1 प्लस यस, ठीक। ये हमारा x के बराबर है और ये हमारा जो है y के बराबर है और ये हमारा u के बराबर है। ओके, ये वाली चीज़ आपको दे के रखा है, ठीक है, दे के रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये सेम नंबर पे वैल्यू पूछ रहा है, मतलब x भी सेम हो, y भी सेम, 1 1 2 2 पे, 3 3 पे और 4 4 पे सेम पे वैल्यू पूछ रहा। क्योंकि पार्ट बी का है तो सिंगल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, उस हिसाब से इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉसी प्रॉब्लम है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, है ना। कॉसी प्रॉब्लम है हमारे पास ये, तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेते हैं। आसान है, आप सबने सॉल्व किया होगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या करना है, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस यू हो जाएगा, इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे x है तो dx, अगर y है तो dy, दूसरा डी ऑफ वाई अपॉन वाई, और यहाँ पे कुछ नहीं है लास्ट में तो u वाला होता है, डी ऑफ यू अपॉन x माइनस वाई। ये कंफर्म बात का पता है कि डोमेन जो है एक्स आर में बिलोंग कर रहा है और y लेकिन हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, y को नेगेटिव नहीं ले सकते किसी भी हालत में। अब क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, दो दो के पेयर लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये इन जनरल इसको अगर इसको लोगे, इसको लोगे तो सॉल्व होने में बड़ी समस्याएं हैं। तो कुछ हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लायर्स का यूज करेंगे। तो मैं अगर कुछ ऐसा कर दूं इसमें कि dx से dy को माइनस कर दूं, ध्यान देना, dx से dy को माइनस कर दूं तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, y प्लस यू माइनस ऑफ वाई इक्वल टू कर दूं डी यू अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ तक इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ से y ये कैंसिल हो गया, ये x माइनस वाई इधर आ जाएगा, x माइनस वाई ये ब्रैकेट में हो गया डी एक्स माइनस डी ऑफ वाई, ये हमारे पास u ऑफ डी यू हो गया। अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे आप तो x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, सेम तरीके से इधर u स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ऐसे हम कांस्टेंट बाई 2 ले लेते हैं, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से c1 हमें मिल गया, क्या मिला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का u ऑफ स्क्वायर, दिस इज अ c1। बहुत बढ़िया। अब C2 को निकालने के लिए क्या करें, फिर से हमको कोई दो पेयर ऐसे ऐसे तो मिलने वाले हैं नहीं कि हम डायरेक्टली दो पेयर को उठा लें, उनको सॉल्व कर दें और आंसर हमारा आ जाए। तो फिर से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब मैं दो पेयर कौन से उठाता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। अगर ध्यान दो, अगर इसको और इसको ऐड किया जाए डी एक्स प्लस यू हो जाएगा, तो ऐड करोगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस यू आ जाएगा, और इसको डी वाई बाई वाई के इक्वल कर दें तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के लिए हम डी एक्स प्लस डी यू कर रहे हैं। इसमें आएगा क्या हमारे पास, यहाँ वाई प्लस यू है ना। यहाँ पे डी एक्स प्लस डी यू में क्या है, वाई प्लस यू था एक में, और एक में हमारे पास क्या था, एक्स माइनस वाई था। तो इसको जब ऐड करोगे और इक्वल करोगे, किसको किसके साथ में इक्वल करना है, डी वाई अपॉन वाई के साथ में इक्वल करना है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ आपके पास अच्छा रहेगा, कैसे, y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया डी एक्स प्लस ऑफ डी यू, ये हो जाएगा एक्स प्लस ऑफ यू, ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन वाई।
अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस यू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ वाई प्लस एक हमारे पास कांस्टेंट लॉग ऑफ C1 C2 ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यक्स प्लस ऑफ यू, इधर हो जाएगा C2 ऑफ वाई, तो C2 यहाँ से निकल गया यक्स यू अपॉन वाई। C1 C2 की वैल्यू हमको मिल गई, बहुत बढ़िया। अब जो C1 मिला है, C1 हमारे पास है x माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर, और इनिशियल कर्व हमको दिया गया है x माइनस, सबसे स्टार्टिंग में लिखा था s माइनस एक्स, अरे सॉरी s कामा 1 प्लस s कामा 1 प्लस s। अब इसमें रखो ज़रा, तो C1 बराबर आएगा x की जगह पे s रखोगे, y की जगह पे 1 रखोगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे s प्लस 1 का स्क्वायर रखोगे। इसको जब सॉल्व करोगे तो सब कट पिट जाएगा, माइनस का 4s आ जाएगा। यहाँ से अगर s की आप वैल्यू निकालेंगे तो C1/4 बचेगा। इतना कर सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। s की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस का C1/4। यहाँ पे जब s की वैल्यू रखोगे, देखो C2 बराबर, ध्यान देना C2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे s, u की जगह पे s प्लस 1 और y की जगह पे हमारे पास 1 है, तो s की जगह पे हम रखेंगे माइनस का C1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2s है हमारे पास प्लस 1, तो हमारे पास माइनस का C1/2 हो जाएगा प्लस ऑफ 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 ऑफ C2 प्लस का C1 बराबर 1, 182 आएगा। तो अल्टीमेट हमारे पास क्या बना, ये बना कांस्टेंट टर्म में हमारे पास ये आया C1 प्लस 2 ऑफ C2 बराबर 2, ये बना। C1 C2 में इक्वेशन मिल गई। अब C1 की वैल्यू रख दो, C2 की वैल्यू रख दो। C1 की वैल्यू है हमारे पास x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2, C2 की वैल्यू हमारे पास x प्लस यू अपॉन वाई इज इक्वल टू हमारे पास 2। अब यहाँ से सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे आएगा क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। ये हमारे पास y मल्टीप्लाई कर दोगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का वाई यू स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 2 ऑफ x प्लस का हो जाएगा 2 ऑफ यू इज इक्वल टू 2 ऑफ वाई हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें u निकालना है ना, तो क्वाड्रेटिक बनना है u के अंदर, है ना। ये इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा y ऑफ यू स्क्वायर माइनस का 2 ऑफ यू, बहुत बढ़िया, प्लस का, तो हमारे पास 2y इधर ही है, माइनस का इधर से 2x आ जाएगा, और फिर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा y ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इन u, ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इन u में हमारे पास ये वाली जो है इक्वेशन क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। बहुत बढ़िया, अगर क्वाड्रेटिक बन गई तो अब क्या करना है, ध्यान दो। अब यहाँ से u की वैल्यू निकालना है। जैसे आप u की वैल्यू निकालोगे तो -2 हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 हो जाएगा 4 माइनस का 4 a की वैल्यू हमारे पास क्या है y, और c की वैल्यू तो दी गई है y माइनस का 2x माइनस ऑफ y x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2a का मान है y। बहुत बढ़िया, ये हमारा सोल्यूशन बना। अब हमें 1 1 पे 2 2 पे 3 3 पे 4 4 पे इसकी वैल्यूज़ चाहिए और उसका सलूशन निकालना है। अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो एक बात ऑब्जर्व करोगे, 1 1 रखोगे तो x को 1 y को 1, ये टर्म 0, यहाँ पे जैसे 1 1 रखोगे तो ये टर्म 0। तो आप क्या पाओगे, चाहे 1 1 रखो या मैं इन जनरल लेके चलूँ a, तो अगर x को a y को a तो 0, x को a y को a तो भी ये 0। तो मतलब ये इधर वाला पार्ट, ये जो पार्ट रहने वाला है, ये जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट 0 आएगा, जिस हिसाब से ऑप्शन हमको दिया गया। ओके, चूंकि y हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि अगर y 0 होता, देखो तो ये सोल्यूशन डिफाइन ही नहीं होता। यहाँ पे y क्या दिया, पॉजिटिव दिया, तो सोल्यूशन हमारे पास ये कुछ निकल के आया है 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, बाकी का सब 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 1 2 2 3 3 है। तो जैसे ही 1 1 2 2 3 3 रखोगे इस वाले सोल्यूशन में तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन 2y है, अपॉन क्या है हमारे पास 2y, यहाँ पे ध्यान दो अपॉन 2y है। अगर ये y 0 होता तो ये सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कराने के लिए इसने डोमेन ऐसा दिया ही है कि y पॉजिटिव लेके रखा है, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से नहीं आएगा, ध्यान देना बात को, ये क्या ऐसा नहीं बनेगा हमारे पास 2 प्लस माइनस 2 2 4 अपॉन 2y। ध्यान दो, तो यहाँ से दो सोल्यूशन बने,
एक ऊपर आएगा 4/2y और एक नीचे आएगा हमारे पास 2 - 2 0/2y। इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन जीरो नहीं दे के रखा है, नॉन ज़ीरो है, तो इस वाले सोल्यूशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अल्टीमेट सोल्यूशन हमारे पास ये बना। y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे, देखो यहाँ पे 1 1, अगर 1 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही। अगर y की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ 4 आ रहा है, ये गलत हो गया। 3 रखेंगे 6, तो 4/6 होगा 2/3, यहाँ पे 3/2 दिया गया, ये गलत हो जाएगा। जब 4 रखेंगे y की वैल्यू 4 से 4 कट जाएगा, 1/2 आएगा, यहाँ 2/3 दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन तो था, मतलब आपके दिमाग में अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कर्व से भी सॉल्व करते हैं इसको, तो वहाँ से भी मतलब थोड़ा सा घुमाना पड़ जाता आपको। मतलब क्वेश्चन ऐसा था कि एक बार में मतलब सोचने लायक था कि मल्टीप्लायर्स का जब आप यूज करेंगे, चूज करोगे, तो फिर वहाँ पे सोचना पड़ जाता, फिर आप ना लास्ट में देखते इतनी हैवी इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ से भी आप परेशान हो सकते थे। इस बात से तो हम सहमत हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान आया था। ये जो हमारे पास क्वेश्चन ID 119 है, पार्ट बी का ही क्वेश्चन है, और ये हमारे पास वेव इक्वेशन दे के रखा है, एक्स आर में है, यानी इनफाइनाइट स्ट्रिंग के लिए पूछा जा रहा है, और यू एक्स जीरो पे 1 + x² दिया है, और यू टी एक्स जीरो पे x + 1 दिया गया है, तो यू 11 की वैल्यू पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, 11 पे बड़ा आंसर, 11 हमको लग रहा है फेवरेट था उसका है कि नहीं? तो ये हमारे पास वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ना, डीलम्बर्ट वेव इक्वेशन अगर हमारे पास आती है ना, डीलम्बर्ट सॉल्यूशन होता है वेव इक्वेशन का इनफाइनाइट स्ट्रिंग के लिए। क्या होता है, अगर हमारे पास ये है यू टी टी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स एक्स, इस तरीके से दिया गया है, और एक्स हमारे पास पूरा आर में है और टी पॉजिटिव है, और साथ में यू एक्स जीरो पे वैल्यू हमको कुछ फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, और यू टी एक्स जीरो पे अगर हमको जी एक्स दिया गया है ना, फॉर ऑल एक्स इन आर के लिए। तो जो हमारा सोल्यूशन इसका बन के आता है, इसका जो सोल्यूशन बन के आता है यू एक्स टी, वो हमारे पास रहता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस टी, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू 1 है, अगर c² होता तो एफ एक्स प्लस सी टी हम लेते हैं यहाँ पे, प्लस का एफ एक्स माइनस टी ब्रैकेट क्लोज 1/2 c होता है यहाँ पे, लेकिन c है नहीं, c 1 है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लोअर लिमिट x माइनस टी होती है, अपर x प्लस टी होती है, और साथ में g ऑफ s और ds रहता है। gs कौन रहता है? ये जो डेरिवेटिव वाली कंडीशन रहती है। ठीक, तो इस वाली सोल्यूशन का यूज करके हम इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। कैसे होगा सॉल्व, बताते हैं। हमें 1 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1 1 पहले ही पुट कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस का 1/2 से यहाँ 1 1 रखोगे, 0 से लेके 2 बनेगा, और gs और ds, ये सोल्यूशन बना। अब एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमको दिया गया है 1 प्लस ऑफ एक्स²। एफ टू की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 + 2², और एफ ज़ीरो की आप वैल्यू निकालेंगे तो 1 + 0², जाएगा 1, यह जाएगा 5। तो यहाँ से u11 हमको जो मिलेगा वो आएगा 1/2 है ना, ये आ जाएगा 5, एफ ज़ीरो की वैल्यू हो गई 1, से आ गया 1/2, 0 से लेके 2, gs का मान है s + 1 है हमारे पास, और साथ में ds है। 5 1 हो गया 6, 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे आएगा 3, इसको जब सॉल्व आउट करेंगे 1/2, ये हो जाएगा s²/2 प्लस s। अब जब 0 से 2 की लिमिट रखोगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, इससे कैंसिल हो जाएगा है ना, ये आ जाएगा 4 यहाँ पे, तो 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 आएगा, और यहाँ पे रखोगे 2, तो ये आ जाएगा टोटली 4 आ जाएगा। तो इस वाली जब 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास 2 ही आएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3 + 2 दैट इज 5। तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। ऑल बाकी फर्स्ट 3 आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आया था है ना, ये तो मान के चलो 30 सेकंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा करने में, अगर आप बहुत साफ तरीके से कर रहे हैं तो। बहुत बढ़िया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बस देखने में हैवी लग रहा है ना। क्वेश्चन ID 143 है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4.75 मार्क्स समझ लो ऐसे उसने दे दिए, अगर इसको ढंग से ऑब्जर्व करके आप लोगों ने देखा होता तो। जिसका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। ये कह रहा है कि
FR2 से R पे एक ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल नॉन जीरो फंक्शन है, ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल नॉन जीरो फंक्शन सच डेट, कंडीशन क्या है कि एफ टी एक्स वन कमा टी एक्स टू हमारे पास क्या है, टी क्यूब एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू है। ओके, फॉर ऑल टी पॉजिटिव के लिए जहाँ पे एक्स वन एक्स टू आर टू के मेंबर हैं। बहुत बढ़िया। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। आप ध्यान दो कि जो भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहा है आपको, वो सब x1 और x2 के अंदर है, हर एक ऑप्शन के अंदर x1 x2 के अंदर है। तो यहाँ पे जो t हमारे पास है वो पॉजिटिव एक नंबर है, वो यहाँ पे दे भी रहा है, t इज़ अ पॉजिटिव एक नंबर है। तो अगर इस t को मैं अगर रिप्लेस कर देता लेमडा से, तो शायद आपके दिमाग की बत्ती जलती। एफ ऑफ लेमडा x1 और लेमडा ऑफ x2 इज इक्वल टू आ जाए लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ x1 x2। तो इस वाली बात से हम कह नहीं सकते दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। क्या यहाँ तक कोई समस्या? अगर t की जगह पे मैं लेमडा ले लेता तो आपको समझ में आ जाता। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो इसमें आयलर्स थ्योरम भी हम लगा सकते हैं, आयलर्स थ्योरम, है ना। आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम क्या कहती है कि आयलर्स थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि x डेल यू बाई डेल एक्स, ऐसे लिखता हूँ जो याद है मुझे, y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू, ऐसे होता है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ है क्या, x1 और x2 हैं, यहाँ पे है क्या हमारे पास x1 और x2, जो वेरिएबल यहाँ पे होता है वही नीचे उसके साथ में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन में गिवन है आयलर्स थ्योरम हमारे पास क्या होगी, x1 डेल एफ यू की जगह पे एफ अपॉन डेल x1 प्लस x2 डेल एफ अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू एफ, यही होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से आएगा। आएगा कि नहीं बताओ? बिल्कुल आएगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास ए आएगा तो कह क्या रहा है, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं डेल डेल ऑफ एफ, एफ जो फंक्शन है हमारे पास क्या है, x1 x2 में है, जो फंक्शन है हमारे पास वो x1 x2 में है, एफ x1 x2 ऑन डेल x1 प्लस x2 डेल एफ x1 x2 अपॉन, थोड़ा और ओपन करके लिख रहे हैं, डेल x2 इज इक्वल टू एन इंटू एफ। एन तो फिक्स हो गया ना, 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, एन इंटू एफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे 1 1 x1 x2 को अगर आप 1 1 लेके चलें, यहाँ पे आप 1 1 रखेंगे, यहाँ पे आप 1 1 रखेंगे, तो ये टर्म 1 आ जाएगा और ये टर्म 1 आ जाएगा। लेकिन ये तो कह रहा है भाई साहब यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, अरे हटाओ इसको, 3 कहाँ से आ जाएगा है कि नहीं? बहुत सही। चलो पहला तो गायब हो गया, दूसरा ध्यान दो। दूसरा कह रहा है कि अगर आप ये वाला x1 है हमारे पास, x2 है, कह रहा है कि x1 की जगह पे आप 1 रखोगे और x2 की जगह -1 रखोगे। तो जैसे ही इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जैसे x1 की जगह पे 1 रखोगे तो हमारे पास आएगा डेल एफ अपॉन डेल x1 1 कामा -1। बहुत बढ़िया। x2 की जगह -1 रखना, तो जैसे ही इस वाली पोजीशन पे -1 रखोगे तो आएगा माइनस ऑफ डेल एफ 1 कामा -1 अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू 2 इंटू एफ 1 कामा -1। समझ पाए आप? तो ये आयलर्स थ्योरम पे के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हमारे ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। बहुत बढ़िया। अब आपको मैं बताता हूँ, जो आयलर्स थ्योरम होती है ये मतलब सिंगल के लिए तो ऐसे हो गई, हमारे पास कोई इशू नहीं है, मतलब जो आयलर्स थ्योरम एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वगैरह वगैरह। लेकिन जो डबल डेरिवेटिव के लिए होती है ना, हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव के लिए वो क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, होमोजीनियस फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख लो, नियस फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव आइडेंटिटी।
होमोजीनियस फंक्शन सेकेंड डेरिवेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, x1 स्क्वायर है ना, डेल टू एफ अपॉन डेल x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 डेल टू एफ अपॉन डेल x1 डेल x2 इज इक्वल टू हमारे पास होता है n माइनस वन और f। n क्या है हमारे पास, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री, यहाँ पे हमको 2 दे के रखा है, 2 माइनस 1 करोगे है ना। होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री हमको कितनी दे के रखा है, 2 दे के रखा है। रुक जाना भाई, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कितनी दे के रखा है, इधर देखो, यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री ये दे के रखा है 3। ओके ओके ओके, यहाँ पे 3 है, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, ये थोड़े से गलती हो गई, यहाँ पे 3 करो इसको, ये हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू आप 2 नहीं रखना है, 3 रखना है, 3 माइनस वन और साथ में f, आ जाएगा 6f। तो आप देख लो ये वाला जो सेकेंड डेरिवेटिव की आइडेंटिटी है, सेकेंड डेरिवेटिव की आइडेंटिटी हमारे पास किस में है, ये 6f यहाँ पे है, यहाँ पे तो 9f है, ये तो नहीं हो सकता, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सेकेंड और थर्ड इसके करेक्ट ऑप्शन बन जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आया था ये, बस ऑब्जर्व करना था। अगर टी आपको वेरिएबल लगता फिर तो गड़बड़ी था, जिसने वेरिएबल सोचा होगा उससे तो नहीं लगा होगा, है कि नहीं। चलो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आया था, इसमें मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा था। अगर ये सोल्यूशन पूछता तब तो कठिन था, लेकिन सोल्यूशन का मैक्सिमा और मिनिमा पूछ रहा था और बाउंड्री बना के उसने दे दी। ये 107 हमारे पास क्वेश्चन आईडी है, कह रहा है कि यूएक्स इसका अगर सोल्यूशन है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, तो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि डिस्क के अंदर है, डिस्क के अंदर तो हमारे पास ये है, और बाउंड्री पे हमारे पास ये यू एक्स वाई हमको दे के रखा है। सब बाउंड्री पे यू एक्स वाई हमें दे के ही रखा है, समझना बात को, तो मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे मिलता है, बाउंड्री पे ही तो मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बाउंड्री पे ही अटेन करेगा, क्योंकि अगर आप इसको सेटिस्फाई करवाने जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। रेडियस हमारे पास 1 है, अगर x को हम cos ले लें, y को sin थीटा ले लें, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यू एक्स वाई मतलब हम x की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे और y की जगह पे हम sin थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा यू एक्स वाई बनेगा 1 + 2 cos ऑफ स्क्वायर थीटा sin ऑफ स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आएगा 1 प्लस, अगर इसको हम करें ये 1/4 कर लें, इसको हम 4 ऑफ मतलब ऐसे कर दें 2 ऑफ साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 ऑफ थीटा। ये हमारे पास यू एक्स वाई हो गया, कहाँ पे, ऑन बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री पे, इस यहाँ पे, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ए बिलोंग करता है हमारे पास 0 से 1 के बीच में, है ना। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा जब हमारा 0 होगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा हमारे पास क्या होगा, 1 मिनट, यहाँ पे 1/4 थोड़ी आएगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1/2 आएगा। गलती हो जाती है भाई, इसको संभालो, ये यही छोटी छोटी मिस्टेक से बचना है भाई, अगर ये मिस्टेक्स होती रहेंगी तो मामला गड़बड़ है, इन्हीं को संभालना है। ये 1/2 होगा, 1/4 कहाँ से हो जाएगा भाई, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 × 4 ऊपर होगा ना, तो हमारे पास 1/2 हो गया। यहाँ से बात पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा मिनिमम 0 पे होगा और साइन स्क्वायर 2 थीटा मैक्सिमम हमारा कहाँ पे होगा, 1 पे होगा, है ना। तो इस हिसाब से ये जो हमको वैल्यू दी गई है यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 + 1/2, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 ऑफ थीटा। तो यहाँ से जब निकालोगे, जब ये 0 होगा तो 1 आएगी, मिनिमम वैल्यू हो गई, जब ये 1 होगी तो 1/2 आएगी, यानी 3/2। तो यू मिनिमम हमको मिलेगा 1 और यू मैक्सिमम मिलेगा 3/2। दिस इज, तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 आपका ट्रू है और ऑप्शन 4 आपका ट्रू है, बाकी 2 और 3 गलत है ना। अगर ये माइंड में आ जाता उसी टाइम पे, 2 और 3 हमारे पास गलत है ना, 1 और 4 हमारे करेक्ट ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं पूछा था, अदरवाइज तो टफ बना ही देता है, ठीक है।
इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके पास, ये पूछा गया था, ये भी हमारे पास पार्ट सी में पूछा गया था, 170 हमारी क्वेश्चन आईडी है इसकी। और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन इन्होंने बनाया है ना। इसमें कह रहा है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1 है, और यू 0, वाई पे हमको ई की पावर वाई दिया है, और वाई रियल नंबर से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन से ऑप्शन इसके ट्रू होंगे। कह रहा है देयर इज अ नो नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन ऑन व्हिच सीपी हैज अ सोल्यूशन। कह रहा है कि ओरिजिन का कोई भी नेबरहुड नहीं मिलेगा जहां पे सोल्यूशन रखेगा। सीपी का मतलब है कॉसी प्रॉब्लम, उसने बना के दिया, ये रहा। यहाँ पे बोल रहा है सीपी हैज अ यूनिक सोल्यूशन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन। कह रहा है कि ओरिजिन के नेबरहुड में, जैसे ये ओरिजिन है, इसके नेबरहुड में आपको सोल्यूशन मिलेगा और यूनिक मिलेगा। वो कह रहा है सीपी के पास यूनिक सोल्यूशन होगा डिफाइंड ऑन द सम नेबरहुड पॉइंट 0,1, यानी 0,1 वाई पे 1, यानी कह रहा है इस पॉइंट के नेबरहुड में हमको सोल्यूशन मिलेगा 0,1 के नेबरहुड में, और यूनिक सोल्यूशन मिलेगा एक्स वाई प्लेन में। कह रहा है सीपी के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे, ईच ऑफ विच इज डिफाइंड ऑन द सम नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा पहले इसके सोल्यूशन के बारे में बात करता हूँ कि इसके सोल्यूशन को हम देखते किस तरीके से, बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास सोल्यूशन यूनिक हो सकता है, सोल्यूशन नो सोल्यूशन हो सकता है, या इनफाइनाइट सोल्यूशन हमारे पास हो सकते हैं। उसके लिए अलग अलग हमारे पास तरीके हैं, है ना, यूनिक, इनफाइनाइट, बाकी सोल्यूशंस होने के लिए। कैसे होता है देखो, बताता हूँ। जैसे अगर आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, है ना, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस जब पढ़ते हैं आप, तो आपको क्या बताया जाता है, देखो, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। ये हमको क्या बताती हैं, ठीक। अगर हमारे पास इस तरीके से कोई इक्वेशन है, पी ऑफ इनिशियल कर्व, मतलब अगर हम कोई कॉसी प्रॉब्लम ले लेते हैं इस तरीके से, पी ऑफ स्मॉल पी, है ना, एल क्यू ऑफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर टाइप की, ठीक है। ये हमने पी डी कंसीडर कर ली, और इसका इनिशियल कर्व मान लो मैंने ले लिया, इनिशियल कर्व ऐसा कुछ ले लिया, एक्स नॉट एस, वाई नॉट एस, और हमारे पास क्या है, जेड नॉट एस। ये हमने इसका इनिशियल कर्व ले लिया, ठीक है। इसमें दो केस बनते हैं, या तो आर जीरो होगा या तो आर जीरो नहीं होगा। आर जीरो नहीं है, ठीक है, और आर जीरो नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस का केस टाइप से बनेगा, है ना। नॉन होमोजीनियस यहाँ पे नहीं कहेंगे। अगर आर जीरो है और आर जीरो नहीं, दो केस, तो अगर आर जीरो है तो इसके पास ऑलवेज सोल्यूशन मिलेगा, आर जीरो है, जीरो नहीं है तो सोल्यूशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ऑलवेज सोल्यूशन किस केस में हमको मिलने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दो तरीके से आप क्या करोगे, पी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और क्यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट निकालोगे, अपॉन जो इनिशियल कर्व है एक्स नॉट उसको एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे, जो वाई नॉट है उसको एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करके इसको डिवाइड कर दोगे, और ये दोनों अगर इक्वल नहीं आते हैं तो इस केस में हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है, ठीक। दूसरी बात, हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन में कब मिलता है, जब ये वाली दोनों चीज़ पी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी एस ये इक्वल हो जाते हैं किसके, क्यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट अपॉन डी वाई नॉट अपॉन डी एस। तो इस केस में हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, क्लियर। अब यहाँ देखो, अगर आर हमारे पास इक्वल नहीं होता तो इसमें नो सोल्यूशन भी हो सकता है। वो किस केस में होता है, इसमें भी वही काम करना पड़ता है, पी एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी एस, ये इक्वल नहीं आता है क्यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट अपॉन डी ऑफ वाई नॉट डी एस के बराबर। तो इस केस में हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है, ठीक। अगर मान लो कि ये दोनों टर्म इक्वल आ जाते हैं, जैसे मैं अगर पी ऐसे पी लिखता हूँ एक्स नॉट वाई नॉट, आप समझ लीजिएगा डी एक्स नॉट अपॉन डी एस, ये हमारा इक्वल आ जाता है क्यू अपॉन डी वाई
नॉट अपॉन डी एस, बट इक्वल इसके नहीं होता है आर अपॉन डी जेड नॉट अपॉन डी एस के, डी जेड नॉट अपॉन डी एस के, इसके इक्वल नहीं होता है। तो इस केस में हमको ये नो सोल्यूशन देता है, ठीक। लेकिन अगर ये सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं, ये सारे के सारे इक्वल हो जाते हैं, मतलब ऐसा पी ऑफ डी एक्स नॉट अपॉन डी एस ए इक्वल हो जाता है क्यू ऑफ डी वाई नॉट अपॉन डी एस के, ए इक्वल हो जाता है आर ऑफ डी जेड नॉट अपॉन डी एस के। तो इस केस में हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, ठीक। एक तो ये हमारे पास फार्मूला बेस हो गया। दूसरा ये है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी इंटीग्रल सरफेस है इस तरीके से, है ना, कोई भी इंटीग्रल सरफेस है, मान लो इस तरीके से कोई इंटीग्रल सरफेस मैंने ले लिया, ठीक। इस तरीके से कोई इंटीग्रल सरफेस हमने ले लिया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को नाम हमने दिया कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल, ठीक। और इसके पॉइंट के थ्रू एक नॉर्मल बनाया जिसका नाम है स्मॉल पी, स्मॉल क्यू और -1, ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल, इस तरीके से। और ये जो पॉइंट्स हमने लिए हैं पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या है, ये टेंजेंशियल रिलेशन होता है ना, टेंजेंशियल रिलेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, ये हमारे पास क्या होता है, टेंजेंशियल रिलेशन होता है किसका, कैरेक्टरिस्टिक कर्व का। दिस इज अ टेंजेंशियल रिलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ओके। तो जैसे आप ये वाली चीजें निकालते हैं जब p अपॉन डी एक्स नॉट अपॉन डी एस और q अपॉन वाई नॉट अपॉन डी एस और ऐसे r अपॉन डी जेड नॉट अपॉन डी एस, ये वाले टर्म निकालते हैं। तो अगर आप देख लो कि ये जो पी क्यू आर है हमारे पास, पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व का टेंजेंशियल रिलेशन। अगर ये इक्वल हो जाता है किसका, जो इनिशियल कर्व होता है उसके टेंजेंट के, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है तो टेंजेंट तो बनाएगा ही, है ना, डी एक्स नॉट अपॉन डी एस और डी वाई नॉट अपॉन डी एस और डी जेड नॉट अपॉन डी एस, ऐसे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक कर्व का टेंजेंशियल रिलेशन, ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक कर्व टेंजेंशियल रिलेशन, ये हमारे पास टेंजेंशियल रिलेशन है। और ये वाला जो टर्म है हमारे पास है इनिशियल कर्व का टेंजेंट, ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कर्व का टेंजेंट, है ना, ऐसे लिख लो। अगर ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो इस केस में जब कैरेक्टरिस्टिक कर्व का टेंजेंशियल रिलेशन इनिशियल कर्व के टेंजेंशियल रिलेशन के इक्वल हो जाता है, तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक। लेकिन अगर यही बात, अगर ये वाला हमारा जो टेंजेंशियल रिलेशन है कैरेक्टरिस्टिक कर्व का, है ना, और ये जो हमारे पास इनिशियल कर्व का टेंजेंट है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, जब ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, जब ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, इस केस में हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है, इस केस में हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है। एक ये तरीका है, इसके लिए एक ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन होती है, वहां से भी हम चेक कर सकते हैं, है ना। इफ हमारे पास p ऑफ डी एक्स अपॉन डी एस माइनस क्यू ऑफ डी वाई नॉट अपॉन डी एस, अगर a नॉन ज़ीरो होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन ज़ीरो होता है, तो इस केस में हमको यूनिक सोल्यूशन मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन है यही होती है, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन, ये हमारे पास क्या रहने वाली है, जैसे कि यहाँ पे मान लो पी नॉट और क्यू नॉट है हमारे पास, ये डी एक्स अपॉन डी एस और डी वाई नॉट अपॉन हमारे पास डी एस, इस तरीके से आता है, ठीक। और ये मान लो हमारे पास जीरो आ गए, तो यहाँ से दो केस बनते हैं, बस कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या तो मिलेंगे तो हमारे पास कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब मिलेंगे, अगर दोनों के, मान लो अगर दोनों के टेंजेंशियल रिलेशन इक्वल है तो, है ना, अगर दोनों के टेंजेंशियल रिलेशन सेम है तो ऐसा होता है। नो सोल्यूशन किस केस में मिलेगा, अगर दोनों का टेंजेंशियल रिलेशन सेम नहीं है, अगर दोनों के टेंजेंशियल रिलेशन सेम नहीं है, इसमें हमको नो सोल्यूशन मिलता है, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थ्योरी मैंने इसकी बता दी, हमने कहा चलो करते हैं तो कर लेते हैं। अब इसमें करना क्या है, जैसे हमको ये दिया गया है तो आप यहाँ से सोल्यूशन चेक करेंगे या इसको सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं। जैसे अब मैं इसको सॉल्व करके एनालिटिकली बताता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स, और इधर आएगा डी वाई अपॉन एन, और ये आ जाएगा हमारे पास डी यू अपॉन वन। अगर इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस यू बराबर सी वन आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लॉग ऑफ एक्स और वाई प्लस सी टू, यहाँ से हमारे पास सी टू बराबर मिल गया लॉग ऑफ एक्स माइनस का वाई। जब इनिशियल वैल्यू आप रखेंगे तो जब देखेंगे यहाँ पे सी वन बराबर वाई की जगह पे वाई और यू की जगह पे आप रखेंगे माइनस का ई की पावर यू। सी टू की जगह पे जब रखेंगे वैल्यू यहाँ से एक्स की जगह पे जीरो है, वाई की जगह पे वाई, यू की जगह पे ई की पावर वाई है। एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे तो आएगा लॉग जीरो माइनस वाई की जगह पे आएगा वाई। तो ये हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी सी टू एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी सी वन सी टू में नो रिलेशन, सी वन एंड सी टू में नो रिलेशन। रिलेशन ही नहीं बनना तो इसका मतलब नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन। अब वो चाहे कुछ भी हो, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो वो अब चाहे जीरो का नेबरहुड हो या जीरो वन का नेबरहुड हो, किसी भी नेबरहुड में ना तो वो यूनिक सोल्यूशन देगा ना तो वो इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है यूनिक सोल्यूशन, ये भी गलत। यहाँ पे कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ये भी गलत। तो हमारे पास सही क्या होगा, ये देयर इज अ नो नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन ऑन व्हिच सीपी हैज अ सोल्यूशन। क्योंकि जब C1 C2 का कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है तो हम सोल्यूशन बनाएंगे कहाँ से। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा, ऐसा सोचा होगा इस क्वेश्चन को करने में, जीरो का नेबरहुड, तो अगर जीरो का नेबरहुड मैं जीरो माइनस एप्सिलॉन से लेके जीरो प्लस एप्सिलॉन ले लूँ, यानी जीरो प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे जीरो की जगह पे लिख दूँ तो लॉग एप्सिलॉन की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी, वहाँ से इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएंगे, तो इसको भी टिक कर दिया होगा। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जब C1 C2 का रिलेशन ही नहीं मिल रहा है तो हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ही नहीं, और जब जाएंगे ही नहीं, अब चाहो तो जो हमने ये वाले मेथड्स बताए हैं यहाँ से अभी आप देख सकते हो, ठीक। तो देयर इज अ नो नेबरहुड ऑफ द ओरिजिन ऑन व्हिच सीपी हैज अ सोल्यूशन। क्लियर। तो हमारे पास इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन ट्रू था, 4.75 मार्क्स में था। इसके बाद हमारे पास आई थिंक कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है ना। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आप प्योर के लेक्चर्स में आपसे, है ना। और कुछ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का एलपीपी का होगा उसको एक ही वीडियो में करके डाल देंगे, ठीक। बाय बाय।